Hello my dear students, welcome to Enjoy Biology with RK मिश्रा। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। नीट की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, आप लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इस बार जीत पक्की है और ऐसा हमें लगता है। तो बेटा हम भी स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए, सारे नीट एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स। याद रखिए ये कोर्स आपके लिए इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको 100% सफलता की गारंटी देती है, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे तब। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस कोर्स में पहला चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। हां बेटा, बायोमोलिक्यूल्स मतलब द बाप ऑफ ऑल चैप्टर है। हाँ, क्योंकि ये वही चैप्टर है कि अगर ये चैप्टर में आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया तो प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेल डिवीजन, सेल बायोलॉजी, ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होते हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजी के साथ साथ एनिमल फिजियोलॉजी को भी बहुत ही अच्छे ढंग से कंसेप्ट क्लियर करवाने में मदद करता है। और इस चैप्टर के दौरान हम एक एक कंसेप्ट देखेंगे और इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका कंसेप्ट इस चैप्टर में तो बने ही, साथ ही साथ जितने भी चैप्टर अभी तक आपने पढ़ रखा है उसमें भी कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो। तो चलो बेटा बढ़ते हैं इस चैप्टर में। बायोमोलिक्यूल्स, जैसा कि बायो आपको भी पता है, बायो मतलब होता है लाइफ, और मॉलिक्यूल्स जैसे ही हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये केमिकल स्पेसीज है, केमिकल स्पेसीज है। केमिकल स्पेसीज है, केमिकल स्पेसीज मतलब ये रिलेटेड है केमिकल कंपाउंड, केमिकल मॉलिक्यूल्स से। और ये केमिकल स्पेसीज ये इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स करता है किसको, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक स्पेसीज। हमने स्पेसीज टर्म लिखा है बार बार, थोड़ा सा बायोलॉजी वाला तड़का लगाया है इसमें क्योंकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े। यानी कि ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक स्पेसीज को इंक्लूड करता है, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे, इनऑर्गेनिक आयंस रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हो कि ये इंक्लूड करेगा सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड, केमिकल molecules, compound, ions, radicals, etc. ये सबको इंक्लूड करेगा। यानी कि बायो का मतलब हो गया लाइफ और मॉलिक्यूल्स मतलब हो गया केमिकल स्पेसीज, जो इंक्लूड्स करता है ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक स्पेसीज को, मतलब ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, मॉलिक्यूल्स को। इसमें सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं, सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, रेडिकल्स हो सकते हैं, यानी कि चार्ज्ड एटम हो सकते हैं, चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं। यानी कि ये मॉलिक्यूल्स जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यानी कि सिंपल तौर पे अगर हम देखेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स को इन सिंपल में हम क्या कह सकते हैं, इन सिंपल में हम बायोमोलिक्यूल्स को कह सकते हैं
मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, और ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ इसेंशियल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये जरूरी है, यानी कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए जरूरी है। फिजियोलॉजी का मतलब, देखिए बेटा, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ द बॉडी। फंक्शन ऑफ द बॉडी जैसे आपने पढ़ा होगा एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन वगैरह सब आते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे आते हैं। यानी ये चैप्टर का नाम में ही दूसरे चैप्टर के बारे में क्या क्या जानना है ये आपको पता चल रहा है। यानी कि ये फिजियोलॉजी के लिए जरूरी है, और फिजियोलॉजी होगा तभी हमारा लाइफ अच्छे से चलेगा। क्योंकि अगर हम जानते हैं बेटा कि हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम देखें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखें किसका? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अब जैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बात करते हैं बेटा, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना 1.7 to 1.8 मिलियंस स्पीसीज की बात होती है। क्लियर? 1.7 to 1.8 मिलियंस स्पीसीज की बात होती है। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट, मेजोकैरियोट, यूकैरियोट भी होगा, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर भी होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ भी आएगा, या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जा सकते हैं। यानी पूरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, हर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म्स की बात कर रहा है, आइदर सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, प्रोकैरियोट्स हो, मेसोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। प्रोकैरियोट्स मतलब जिसमें डीएनए कैसा हो? तो जिसमें डीएनए नेकेड हो, सर्कुलर हो, हिस्टोन प्रोटीन ना हो, किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया हो गया। मेसोकैरियोट्स जिसमें डीएनए लीनियर हो, हिस्टोन प्रोटीन नहीं हो, लेकिन वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहे। सर इसका एग्जांपल है सम मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, डाइनोफ्लैजिलेट्स। प्रोकैरियोट्स जिसमें डीएनए सर्कुलर हो लेकिन हिस्टोन प्रोटीन ना हो। मेजोकैरियोट्स डीएनए लीनियर हो लेकिन इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है मेजोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियंस मतलब न्यूक्लियस, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेजोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और यूकैरियोट्स डीएनए रैप्ड ऑन हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट के एग्जाम्पल तो बहुत सारे होते हैं। फंजाई हो गया, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा हो गया, और एनिमेलिया हो गया, और प्लांटी हो गए। यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखें तो हम जानते हैं कि सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, आपने जाना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बनाते हैं बेटा एटम। एटम से बनाएगा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बनाया और कंपाउंड बनाया, ये बनाएगा। फिर यहां से बनाएगा बेटा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स देखिए बेटा,
बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स से यहां बनाएगा सेल, सेल से बनाएगा टिश्यूज, टिश्यूज से बनाएगा ऑर्गेन, ठीक है, ऑर्गेन से याद रखिए ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम से बनाएगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बनाएगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से बनाएगा कम्युनिटी, कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बनाएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनाएगा बेटा ले। अब देखिए यहां इकोसिस्टम आया, अब इकोसिस्टम से बनाएगा लैंडस्केप, लैंडस्केप, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे बेटा तो लैंडस्केप से क्या बनाएगा, तो लैंडस्केप से बनाएगा बायोम्स, और बायोम्स से क्या बनाएगा, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। यानी अब आप देख लीजिए बेटा कि यहां तक का जैसे ही हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनेगा एटम, एटम से बनेगा मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड से ही बनेगा बायोमॉलिक्यूल्स। यानी यहीं से स्टार्ट होता है लाइफ का पहला पड़ाव, यानी कि जीवन यहीं से चलना स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं से बायोमॉलिक्यूल्स के बाद बनेगा सेल, क्योंकि सेल के अंदर ये बायोमॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सेलुलर पूल बनाएंगे, है ना। जो भी सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन रहता है उसी को तो हम सेलुलर पूल कहते हैं, और ये सेल के अंदर इंटरेक्ट करेंगे तो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो टिश्यूज बनाएंगे, फिर टिश्यूज बहुत सारे एक जगह आएंगे, ऑर्गेन बनाएंगे, जब बहुत सारे ऑर्गेन आएंगे ऑर्गेन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गेन सिस्टम बहुत सारे मिलके ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशंस बनाएंगे, बहुत तरह के पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाएगा, और जब कम्युनिटी में नॉन लिविंग फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाएंगे और लिविंग का इंटरेक्शंस होगा तो इकोसिस्टम बनाएगा। इकोसिस्टम के बाद लैंडस्केप, एक जमीन का टुकड़ा जिसपे बहुत सारे पैचेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहे, लाइफ रहे, यानी कि पॉन्ड हो गया, थोड़ा सा कहीं जानवरों का झुंड है, मतलब अलग अलग तरह के लाइफ देखने को मिले किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, तो वो आपका लैंडस्केप हो गया। अब उस लैंडस्केप में बायोम्स, यानी कि वहां पर बायोम्स आपने पढ़ा होगा, है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह के एग्जाम्पल है, यानी कि बड़े बड़े, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया जहां फोटोसिंथेसिस होता है, जहां पर फूड चेन चलते हैं, जहां लाइफ प्रोसेस बहुत सारे चलते हैं, वो बायोम्स हो गया। और बायोम्स से बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर, बायो मतलब लाइफ, स्फीयर मतलब एक रीजन, यानी अर्थ का वो रीजन जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता हो, अर्थ का वो भाग जहां जीवन रहता हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। यानी कि ये आप देखिए कि बायोमॉलिक्यूल्स में बायोस्फीयर तक कैसे आया। अगर बायोमॉलिक्यूल्स ना होता तो बायोस्फीयर ना होता। इसीलिए एनसीईआरटी का पहला लाइन पढ़िएगे तो पहला लाइन में ही बायोस्फीयर आया है। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपका ये क्रैश कोर्स दिमाग को क्रैश करने के लिए नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी का हर लाइन को जानने और समझने के लिए जरूरी है। क्योंकि जब तक एनसीईआरटी का लाइन आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एनसीईआरटी के लाइन के बीचों के कंसेप्ट को अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको हर चैप्टर रटना पड़ेगा। और याद रखिए, जब आप एग्जाम देते हो
तो केवल एक चैप्टर एक टॉपिक के ऊपर नहीं रहता है, वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब रहते हैं, और तब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो हम आपके दिमाग का हर कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और एनसीईआरटी के बीच के लाइन को इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी का ये जो पहला लाइन अगर देखें, ये देखिए मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, यहां पहला ही लाइन है, देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। पहला लाइन, देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर। वाइड डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे डिफरेंसेज, बहुत सारे फॉर्म्स लाइफ के, तो यहां 1.7 to 1.8 मिलियंस। और ये बायोमोलिक्यूल्स कैसे पूरे बायोस्फीयर को डिफाइन करता है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो चलिए बेटा, इसको अच्छे से आप लिख लीजिए और पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो बेटा, हमने देखा कि किस तरह से एटम से बायोस्फीयर बना, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स से सेल बना, और सेल से पूरे बायोस्फीयर तक का सफर हम लोगों ने अभी देखा। यानी कि अगर हम कहें कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स है, ये बायोमॉलिक्यूल्स से ही हमारा सेल बनता है, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल से ही हमारा सेल बनता है। और सेल बनेगा तो यानी कि सेल के अंदर ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स रहेंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ सेल कंटेन्स collection of various chemical compound, ions etc, और इसी को तो called as सेलुलर पूल, सेलुलर पूल कहते हैं। आया दिमाग में? यानी बायोमॉलिक्यूल्स से सेल बनते हैं, और जैसे ही बायोमॉलिक्यूल से सेल बना तो ये कंटेन करता है कलेक्शन ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड, आयंस ईटीसी, और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सेलुलर पूल कहते हैं, उसी को हम सेलुलर पूल कहते हैं, ठीक है। और इस सेलुलर पूल के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है, और इसी से हमारा फिजियोलॉजी चलता है, और इसी से हमारा नॉर्मल लाइफ चलता है। यानी इनसाइड सेल, सेलुलर पूल कहां रहेगा? सेल के अंदर। इनसाइड सेल मेटाबॉलिज्म अकर्स, और मेटाबॉलिज्म होगा तो यही क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी। और नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या देगा? नॉर्मल लाइफ देगा, नॉर्मल लाइफ। क्लियर? यानी हमने देखा कि बायोमॉलिक्यूल से कहां तक का सफर? बायोमॉलिक्यूल से नॉर्मल लाइफ तक का सफर सभी ऑर्गेनिज्म का। यानी कि हम कह सकते हैं, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के
सिमिलर केमिकल कंपोजिशंस होंगे। सिमिलर केमिकल कंपोजिशंस का मतलब, सिमिलर केमिकल कंपोजिशंस का मतलब सिमिलर क्या होंगे? एलिमेंट्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे और कंपाउंड होंगे और आयंस होंगे और ईटीसी होंगे। यानी हमने ये देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम जानते हैं सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से छोटा नहीं हो सकता है। अगर वो ऑर्गेनिज्म है तो सेल इतना तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें सारे बायोमोलिक्यूल्स होंगे जो हम लोगों में होते हैं। यानी कि उनमें भी कार्बोहाइड्रेट होगा, उनमें भी प्रोटीन होगा, उनमें भी सारे आयंस होंगे जो हम लोगों में भी होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम लोगों में उसकी मात्रा, क्वांटिटी और क्वालिटी में थोड़ा डिफर जरूर करेगा, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, वो सिंपल है, हम लोग मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सिमिलर केमिकल कंपोजिशन। सिमिलर केमिकल कंपोजिशन का मतलब सिमिलर एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, आयंस। ठीक है, यानी कि ये होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये फैक्चुअल बात हो गई। अब आता है क्वेश्चन कि क्या जो नॉन लिविंग क्रिएचर्स है, यानी कि अर्थ क्रस्ट, क्या उसमें भी केमिकल सिमिलर कंपोजिशंस होगा क्या? यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होंगे? हाँ, 100% होंगे। ठीक है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं। नॉन लिविंग क्रिएचर्स में उसका रेशियो कम होता है। दूसरी पॉइंट में यह आ गया कि इवन नॉन लिविंग such as earth crust have similar chemical composition with respect to लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के तुलना में, ठीक है, क्या रहेगा? सिमिलर केमिकल कंपोजिशंस रहेगा। किसमें? नॉन लिविंग में भी, इवन नॉन लिविंग में भी। एग्जाम्पल हम ले लिए अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ का ऊपरी वाला हिस्सा सॉइल मान लीजिए। यानी कि हमने ये देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में लगभग सिमिलर कंपोजिशंस रहता है, लेकिन ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हम जोड़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ग्रेटर, यानी कि एरो मतलब हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन किसका रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन with respect to नॉन लिविंग। ठीक है, अब याद देख रखिए, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स है, सेल बना,
सेल के अंदर बहुत सारे कलेक्शंस हो गए, केमिकल के, कंपाउंड के, केमिकल्स मतलब कंपाउंड हो गया, आयंस हो गया, उसी को हम सेलुलर पूल कहते हैं, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जिसके कारण नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है, यानी कि नॉर्मल फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिसाइड होता है, और नॉर्मल फंक्शन होगा तो नॉर्मल लाइफ होगा। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर सेल के पास सिमिलर कंपोजिशंस है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास भी सिमिलर कंपोजिशन होगा, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। और आप देख लीजिए कि जब सेल से बना रहेगा, इसीलिए सबके अंदर एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, आयंस, इस सब के सिमिलर कंपोजिशंस होंगे। इवन नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग मतलब अर्थ क्रस्ट में भी सिमिलर कंपोजिशंस होते हैं। हैव ऑलमोस्ट कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, किसका? हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। किसके रिस्पेक्ट में? नॉन लिविंग के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो ये एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन था। लेकिन अब एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को हम लोग कैसे याद रखेंगे, उस टेबल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखते हैं। पहले इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए बेटा, ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये एक कंपैरेटिव आइडिया है, परसेंटेज वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट पे। यानी कि जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही टेबल है, लेकिन इस टेबल को थोड़ा सा हम इजी बना दिए। यानी ह्यूमन बॉडी को लिए हैं और इसमें जो एलिमेंट है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इसको हमने यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है। यानी SI सिलिकॉन जो ह्यूमन बॉडी में क्या है, नेग्लिजिबल है, अर्थ क्रस्ट में क्या 27.7, मैग्नीशियम कितना है बेटा 0.1, वहां कितना है 2.1, सोडियम यहां कितना है 0.2, वहां कितना है 2.7 और 1 8, S 0.3 0.03, हाइड्रोजन 0.5 0.14, कैल्शियम 1.5 और 3.6, नाइट्रोजन 3.3। नाइट्रोजन हम लिखते हैं ना, यहां ऐसे लिखते हैं, 3 बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन इधर 3 इलेक्ट्रॉन इधर, बीच में डॉट, तो इस तरह से 3.3 ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, वेरी वेरी लेस। फिर कार्बन 18.5 0.03, ऑक्सीजन 65.00 और इसका 46.6। अब ये जो टेबल है इसको 2-4 बार उसी तरह से आपको लिखना है। और अगर आप कहेंगे कि सर कुछ ट्रिक बता दीजिए, तो याद रखने के लिए सिंगर मांगे नया स्टेज, सिंगर मांगे नया स्टेज, हमने कहा नो कैंसल ऑर्डर, सिंगर मांगे नया स्टेज, हमने कहा नो कैंसल ऑर्डर। और इसको इस ढंग से आप लिख के 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो दिमाग में आ जाएगा। अब है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये सिलिकॉन है, जो पूछता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन एलिमेंट नेग्लिजिबल होता है, तो सिलिकॉन होता है। फिर इसको हमने क्या किया है कि इसके ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया है कि सबसे अधिक, ठीक है, यहां पर अगर दिखेगा तो सबसे अधिक क्या होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, ऑक्सीजन, फिर उससे कम क्या होता है कार्बन, फिर उससे कम क्या होता है नाइट्रोजन, फिर उससे कम क्या होता है कैल्शियम, और फिर सबसे कम हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि कैल्शियम से कम। ये लगभग 90% होता है और इसीलिए ये प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट है, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट है, प्रोटोप्लाज्मिक
एलिमेंट है, याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को ही हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। यानी कि यही एलिमेंट बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में भाग लेके बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं और बहुत सारे इंटरेक्शन करवाने में मदद करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म इस पे डिपेंड करता है। अगर फास्फोरस इसमें जोड़ दे तो सोने पे सुहागा, क्योंकि बिना फास्फोरस के डीएनए आरएनए बनेंगे नहीं। यानी कि ये सारे एलिमेंट मिलके हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, और प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और आपने सेल में पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? एरिना ऑफ द सेल। क्लियर? अब दूसरा जो दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट दिमाग में रखने हैं, के प्लस मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर एलिमेंट्स होते हैं या आयंस होते हैं, और Na+ मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस। यहां आयंस जोड़ दीजिए। क्लियर? तो ये ओवरऑल आइडिया हो गया आपका पूरा इंटरेक्शंस का। ठीक है? यानी कि परसेंटेज वेट ह्यूमन बॉडी में कैसे होंगे, अर्थ में कैसे होंगे, वो कौन कौन सा एलिमेंट प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है? और ह्यूमन बॉडी में उनका कंसंट्रेशन कितना रहता है। क्लियर? तो ये सारे कंसेप्ट को आप लिख लीजिए। तो बेटा, इस लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शंस को लिया है और यह समझाने की कोशिश किया है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। मेरे पीछे बोर्ड पे आपको एनसीईआरटी का जो पेज दिखाई दे रहा है बेटा, आप उसको पढ़ेंगे। लेक्चर देखने के बाद आप उसको पढ़ना है। देखिए बेटा, पढ़ने और मेहनत करने से जी मत चुराइए। ये हमारी जुबानी, आपकी मेहनत एक लिखेगा सफलता का नया कहानी। तो इसके लिए आपको दिन रात करनी होगी मेहनत, संघर्ष करना होगा, क्योंकि संघर्ष अल्टीमेटली जो रिजल्ट देता है वो रिजल्ट ही आपके काम आते हैं। यानी कि संघर्ष की कहानी क्या है? सफलता है, क्योंकि बिना संघर्ष किए हुए सफल आप नहीं हो सकते हैं। लेक्चर देखने के बाद जो बोर्ड के पीछे दिख रहा है एनसीईआरटी का पेज, वो पेज पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें क्वेश्चंस है, उसको जरूर बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए गए हैं। नए तरीके के क्वेश्चंस है, असर्शन एंड रीजन है, उसमें ट्रू फॉल्स है, स्टेटमेंट है, मैच द फॉलोइंग है। यानी कि जितने तरह के नीट में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। ठीक है? हमने मेहनत किया है आपके लिए, बस उसका फायदा उठाना या ना उठाना वो आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा बेटा। तो याद करिए, आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो केवल इंट्रोडक्शन है। जैसे जैसे ये लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ाई कैसे करनी है इस बायोमोलिक्यूल्स की, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स, जैसा कि हमने लेक्चर के पहले बोला था, द बाप ऑफ ऑल चैप्टर। अगर बायोमोलिक्यूल समझ गए तो सारे चैप्टर समझ जाएंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चैप्टर आपको डिफिकल्ट आज तक लग रहा था वो आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। जरूरत है मेहनत करने की और आत्मविश्वास के साथ पढ़ने की। तो बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।